हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली आज जो चैप्टर करवाने वाली हूँ मैं वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और 12th क्लास के बच्चों के लिए उपनिवेशवाद का और देहात देहात देहांत नहीं देहात, ठीक है। उन उसके बारे में पढ़ने वाले। तो इस चैप्टर में एक्चुअल में हम ये पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारतीय कृषि व्यवस्था, किसानों की स्थिति और विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि राज्यों की नीति एवं भारतीय किसान जमींदारों और ग्रामीण व्यवस्था कैसी थी, कैसे किस प्रकार की थी, क्या चीजें थी उस समय, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मुख्य विषय है, मुख्य विषय, चलो इसको स्किप करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने ही वाले, तो इसको क्या ही पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। स्थायी बंदोबस्त ये क्या था, इसकी परिचय देख लेते हैं कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त किया, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त लागू किया, ठीक है। उद्देश्य क्या था? निश्चित राजस्व प्राप्त करना, जमींदारों को अंग्रेज सरकार द्वारा समर्थक बनाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना। विशेषताएं इसकी क्या रही कि जमींदार जो थे वो भूमि के मालिक घोषित किए गए, किसानों से लगान वसूलने का अधिकार मिला और सरकार को निश्चित राजस्व देना अनिवार्य था। राजस्व न देने पर जमींदार नीलाम जो जमींदारी जो थी उसे नीलाम कर दी जाती थी। दोष क्या था कि किसानों का शोषण बढ़ रहा था, जमींदारों ने अत्यधिक लगान वसूला, ठीक है। किसान जो थे वो कृषि सुधार तो नहीं हुए, बाकी किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। अब ये क्या थी कि इस व्यवस्था में थॉमस मुनरो ने मद्रास मद्रास और बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंट में लागू किया प्रेसिडेंसी में लागू किया, लाइक उन सारी जगहों पे लागू किया। अब ये थी क्या, इसमें क्या चीजें थी? सरकार का सीधा संबंध किसान से होता था, ठीक है। किसान भूमि का मालिक बन गया था, राजस्व सीधे सरकार को दिया जाता था, समय समय पर लगान बढ़ाया जाता था। दोष क्या हुआ कि लगान बहुत अधिक था, ठीक है। फसल खराब होने पर भी कर देना पड़ता था, किसान कर्जे में डूब रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मल्हारवाड़ी व्यवस्था क्या थी। ये सारी व्यवस्था है, ठीक है। मल्हारवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में, ईसा में ईसा में सॉरी ईस्वी में ईसा में होल्ट मैकेजी द्वारा प्रारंभ तथा बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय लागू की थी, लाइक इनके समय में हुआ था, प्रारंभ की गई थी, फिर बाद में इनके समय भी लागू कर दी गई थी। क्षेत्र जो था उत्तर प्रदेश और पंजाब, मध्य भारत के कुछ भाग थे। विशेषताएं क्या थी इसकी कि पूरे गांव से बल जो कर था वो वसूला जाता था, ठीक है। गांव सामूहिक रूप से कर देने का उत्तरदायी रहता था, ठीक है। समय समय पर राजस्व का पुनर्निर्धारण होता था। तीन जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें क्या अंतर था? स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में क्या क्या अंतर थे? जो स्थायी बंदोबस्त था, जमींदार मालिक होते थे इसके, बट इसके मालिक क्या होते थे? किसान मालिक होते थे। और यहाँ पे क्या था कि गांव जिम्मेदार होता था, ठीक है, कर देने के लिए, ठीक है। अब ये कहाँ पे था? ये बंगाल क्षेत्र में था, और ये कहाँ पे था? बॉम्बे और मद्रास में था। ये था उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बाकी सारी जगह पे, ठीक है। ये स्थायी कर था, ठीक है। समय समय पर यहाँ पे कर देना होता था रेतवाड़ी में, और मल्हारवाड़ी में समय समय पर कर मतलब बढ़ते भी थे, देना भी पड़ता था, ठीक है। और यहाँ के जो मतलब बनाने वाले, जो प्रारंभ करने वाले थे वो कॉर्नवालिस और थे, ठीक है। रेतवाड़ी में थॉमस मुनरो थे, और महालवाड़ी में जो थे होल्ट मैन, ठीक है। और जो नील की खेती के बारे में पढ़ लेते हैं। नील खेती क्या है? जो नील क्या है, नील एक नीले रंग का पौधा है जिससे रंग बनाया जाता है, ठीक है। अंग्रेजों ने नील की खेती क्यों कराई? यूरोप में इसकी बहुत मांग थी, ठीक है। भारत की जलवायु उपयुक्त थी, सस्ता उत्पादन संभव था, इस वजह से अंग्रेजों ने ये करवाई नील खेती, ठीक है। नील खेती की दो प्रमुख प्रणालियां जानिए कि निजी प्रणाली क्या थी। निजी प्रणाली क्या थी कि बागान मालिक अपनी भूमि पर खेती करवाते थे, ठीक है। मजदूरों से कार्य कराया जाता था, ठीक है। बट रेयत प्रणाली में क्या था कि किसानों ने अपनी भूमि पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। किसानों ने अग्रिम धान
धन दिया जाता था, अग्रिम धन दिया जाता था, मतलब थोड़ा बहुत मनी, मतलब लाइक जो होता है ना। नील विद्रोह के बारे में पढ़ लेते हैं। नील विद्रोह क्या था कि 1959 से लेकर 60 तक चला, मतलब 1 साल तक तो चला, ठीक है। अब इसका कारण क्या था कि किसानों पर जबरन नील की खेती का दबाव था, ठीक है। अत्यधिक शोषण था किसानों का, मूल्य कम मूल्य पे काम करते थे, कर्जा का बोझ था किसानों पर। मुख्य जो घटनाएं थी, किसानों ने नील बोने से इनकार कर दिया था, ठीक है। कई स्थानों पर आंदोलन भी हुए, बुद्धिजीवियों और समाचार पत्रों ने समर्थन भी दिया। परिणाम क्या निकला कि सरकार ने नील आयोग 1960 नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। किसानों ने जबरन नील उगाने की प्रथा को कम हुई, मतलब किसानों से जो जबरन नील पैदावार करवाते थे वो कम हुई, ठीक है। नील उत्पादन में गिरावट आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नील आयोग क्या था, ठीक है। नील आयोग 1860 में हुआ था, ठीक है। उद्देश्य इसका था कि किसानों की शिकायतों की जांच करना, और निष्कर्ष था कि किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे, ठीक है। अब उन्हें जबरन नील खेती कराई जा रही थी, निष्कर्ष ये था, ठीक है। नील दर्पण की बात की जाए तो लेखक दीन बंधु मित्र जी ने जो था वो लिखा था, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या था कि नील किसानों के शोषण का सजीव चित्रण था। अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की जा रही थी, मतलब आलोचना की जा रही थी, और समाज में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। पंचानन कर्मकार क्या है, ठीक है। पंचानन कर्मकार प्रसिद्ध मुद्रक थे, ठीक है। बंगाली मुद्रण कला के विकास में योगदान था। नील दर्पण जैसे साहित्य के प्रकाशन में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ग्रामीण समाज एवं ब्रिटिश शासन का प्रभाव देख लेते हैं। जो आर्थिक प्रभाव था वो किसानों की आय घटी, ठीक है। किसान कर्जे में डूब गया, अकाल की स्थिति बन गई, ठीक है। कृषि में व्यवसायीकरण हुआ। सामाजिक प्रभाव क्या पड़े कि जमींदारों का प्रभाव बढ़ गया, किसानों का शोषण बढ़ गया, और ग्रामीण असमानताएं बढ़ गई, ठीक है। राजनीतिक प्रभाव जो पड़ा वो किसानों में असंतोष बढ़ गया, ठीक है। अनेक किसान आंदोलन हुए, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन मिला। अध्याय के प्रमुख व्यक्ति जो थे वो हैं, आपने जैसे पढ़ा है ये सारे, ठीक है। अब आ जाओ तिथियां। तिथियां देख लेते हैं क्योंकि तिथियां इंपॉर्टेंट होती है। नाम तो चलो आप लोगों को याद ही हो जाएंगे। 1793 में स्थायी बंदोबस्त हुई, ठीक है। 1822 में मल्हारवाड़ी व्यवस्था हुई, ठीक है। 1859 से लेकर 60 तक नील विद्रोह हुआ। 1860 में नील आयोग बना, और 1960 में नील दर्पण प्रकाशित हुई। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे आप लोगों को पता है कि स्थायी बंदोबस्त जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था। रेयतवाड़ी थॉमस मुनरो ने बनाया था, ठीक है। महालवाड़ी जो है वो हॉल्ट मैगजीन ने बनाया, ठीक है। मैगजी ने बनाया, ठीक है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र लेखक थे इनके, ठीक है। नील आयोग 1860 में हुई थी। नील विद्रोह 1859 से लेके 60 तक हुई। ददानी मतलब दादनी क्या है, किसानों को दिए जाने वाला एक अग्रिम ऋण, लोन, ठीक है। रियायती प्रणाली, किसान अपनी भूमि पर नील उगाने के लिए बाध्य, ठीक है। एक पंक्ति में याद करने वाली चीज है, आप एक बार देख लो, मैं इसे आप इसे चाहे नोट डाउन कर लो, पढ़ लो, ठीक है। मैं क्वेश्चंस करवा देती हूँ आगे। पढ़ लिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है, चलो देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्ती क्या था और इसकी प्रमुख विशेषता, उद्देश्य तथा दोषों का वर्णन करना है। मतलब पूरी तरीके से स्थायी बंदोबस्ती के बारे में बताना है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्ती 1793 में हुई थी, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया था तथा उन किसानों से लगान वसूल कर सरकार को निश्चित राजस्व देना होता था, ठीक है। उद्देश्य था कि सरकार को नियमित एवं निश्चित राजस्व प्राप्त करवाना, जमींदारों को अंग्रेजी शासन का समर्थन बनाना, और कृषि उत्पादन में वृद्धि करवाना, प्रशासन को सरल बनाना, ये सारे उद्देश्य थे। विशेषताएं क्या थी? जमींदार भूमि के मालिक घोषित किए गए थे, ठीक है। और किसानों से लगान वसूलने का अधिकार जमींदारों को मिला। सरकार को निश्चित राजस्व देना अनिवार्य था। समय पर कर ना देने पर
जिम्मेदारी जो थी वो नीलाम कर दी जाती थी, राजस्व की दर स्थायी रूप से निर्धारित की जा कर दी गई थी। ठीक है, दोष क्या थे वो देख लेते हैं। दोष कुछ इस प्रकार से हैं कि किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ और जमींदार कृषि सुधारों में रुचि नहीं लेते थे। ठीक है, किसानों पर अत्यधिक मतलब अधिक लगान का बोझ बढ़ गया था, किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और कर्जा दोनों ही बढ़ गया। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि स्थायी बंदोबस्ती से अंग्रेजों की निश्चित आय मतलब मिली। ठीक है, अंग्रेजों को निश्चित आय मिली, लेकिन किसानों का जीवन अत्यधिक अत्यधिक कठिन हो गया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इसकी विशेषता प्रभाव सारी चीजें बतानी है। ठीक है, रैयतवाड़ी को थॉमस मोनो ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया था। इस व्यवस्था में सरकार का सीधा संबंध किसान से ही था। ठीक है, विशेषताएं क्या थी कि किसान भूमि का मालिक माना जाता था, किसान सीधे सरकार को लगान देता था। ठीक है, बीच में कोई जमींदार नहीं होता था। समय समय पर जो भूमि का सर्वेक्षण जो था, लगान था, कर था, टैक्स था, वो बढ़ाया जाता था। ठीक है, किसानों पर प्रभाव जो इस प्रकार बढ़े मतलब प्रभाव जो था वो प्रभाव ये पड़ा कि लगान की दर बहुत बढ़ गई। ठीक है, फसल खराब होने पर भी कर देना पड़ता था, किसान महाजनों से मतलब ऋण लेते थे, मतलब लोन लेते थे, किसान कर्ज के बोझ तले दब गए थे, कई किसानों ने अपनी भूमि छोड़नी पड़ी, मतलब जो भूमि ही छोड़नी पड़ी। देखो मेन जो आय कमाने का मतलब इनकम कमाने का जो सोर्स होता था वो भी छोड़ना पड़ता था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को मालिक का दर्जा तो मिला, लेकिन अत्यधिक लगान और कठोर नियमों के कारण उनकी आर्थिक आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, प्रमुख विशेषताएं प्रभाव दोनों बताओ। ठीक है, महालवाड़ी जो व्यवस्था थी वो 1822 में हुई थी। ठीक है, होल्ट मैगजी द्वारा प्रारंभ की गई थी, बाद में फिर लॉर्ड विलियम बैक्टी के समय लागू की। विशेषताएं क्या थी कि पूरे गांव को राजस्व की इकाई बनाया गया। ठीक है, पूरा गांव ही उत्तरदायी होता था कर देने के लिए। ठीक है, समय समय पर लगान का पुनर्निर्माण होता था, गांव के मुखिया की जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण मानी जाती थी। प्रभाव क्या था कि किसानों ने कर का मतलब किसानों पर कर का बोझ बढ़ गया, तीनों में यही चीज है, किसानों पर बोझ बढ़ रहा है। ठीक है, जो गांव थे वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होने के कारण विवाद बढ़ रहे थे। ठीक है, कृषि उत्पादन में जो अपेक्षा रखी जाती थी वो वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। निष्कर्ष ये निकला कि मालवाड़ी व्यवस्था भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर सकी, ग्रामीण जीवन में कठिनाई बनी रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नील की खेती की रैयत प्रणाली क्या थी। ठीक है, रैयत प्रणाली क्या थी, किसानों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ये बताना है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, रैयत प्रणाली में अंग्रेजी नील बगान मालिक किसान को अपनी भूमि पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, किसानों को अग्रिम धन दिया जाता था जिससे बाद में नील की खेती करके चुकाना पड़ता था। ठीक है, कठिनाइयां क्या आई, किसानों को जबरन मतलब जबरदस्ती नील उगाना पड़ता था, नील की खेती से भूमि उर्वरता कम हो जाती थी। ठीक है, नील का उचित मूल्य नहीं मिलता था, खनन उत्पादन कम हो जाता था, किसान कर्जे में डूब रहे थे, बगान मालिक अत्याचार कर रहे थे। निष्कर्ष ये निकला कि रैयत प्रणाली किसानों के लिए अत्यधिक शोषणकारी थी, जिसके कारण उनमें असंतोष फैल गया, किसमें, किसानों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह जो 1859 से लेके 1860 मतलब एक साल के जो चली उसके कारण घटना परिणाम तीनों बताने हैं। ठीक है, अब जो 1859 से लेके 60 तक बंगाल में किसानों ने अंग्रेज नील बगान मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध नील विद्रोह किया था। ठीक है, उसके कारण क्या थे कि जबरन नील की खेती होती थी, अत्यधिक शोषण, नील का कम मूल्य, भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी, किसानों पर बढ़ता कर्ज। ठीक है, घटनाएं क्या थी कि किसानों ने नील बोने से इनकार कर दिया, कई स्थानों में विद्रोह प्रदर्शन हो गए, बुद्धिजीवियों और समाचार जो पत्र
थे वो किसानों का समर्थन कर रहे थे। आंदोलन पूरे बंगाल में फैल गया था। अगर परिणाम की बात की जाए तो 1960 में नील आयोग की स्थापना हुई, किसानों की शिकायतों की जांच की गई, जबरन नील खेती में कमी आई और नील उत्पादन धीरे धीरे घट गया। निष्कर्ष ये देखा जाता है कि नील विद्रोह भारतीय किसानों के संगठित प्रतिरोध का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसने अंग्रेजी शासन की शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नील दर्पण क्या है, इसके ऐतिहासिक महत्वपूर्ण व्याख्या कीजिए। मतलब जो नील दर्पण है वो है क्या चीज, उसके महत्व बताओ। नील दर्पण बंगाली लेखन दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें नील किसानों के शोषण, अंग्रेजी बागान मालिकों के अत्याचार सजीव चित्रण किए गए हैं। ठीक है, महत्व इसका ये है कि किसानों की वास्तविक स्थिति को समाज के सामने प्रस्तुत किया गया है और अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियां थी उसका विरोध किया गया है। जनता में जागरूकता उत्पन्न करनी थी। ठीक है, नील विद्रोह को व्यापक समर्थन मिला। ठीक है, भारतीय साहित्य में सामाजिक सुधार एवं महत्वपूर्ण माध्यम बना ये। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि नील दर्पण केवल एक साहित्यिक कृत्य नहीं है, बल्कि औपनिवेशिक जो शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार करने वाला प्रभावशाली दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति योग का भारतीय किसानों पर और ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो प्रभाव इस प्रकार है कि पहले मैं वो बता देती हूँ कि ब्रिटिश शासन जो सरकार थे उन्होंने अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसमें ग्रामीण समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रभाव जो था वो इस प्रकार था कि किसानों पर भारी लगान का बोझ बढ़ गया, महाजनों से ऋण लेना पड़ता था, गरीबों और बेरोजगारियों में बहुत वृद्धि हो गई। ठीक है, अकाल की स्थिति गंभीर हो गई। सामाजिक प्रभाव यूं पड़ा कि किसानों का शोषण बढ़ा और जमींदारों का प्रभाव बढ़ा, ग्रामीण असमानताएं बढ़ गई और सामाजिक तनाव और संघर्ष दोनों बढ़ गए। राजनीतिक स्तर पे देखा जाए तो किसानों ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ गया। ठीक है, किसानों के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष फैल गया। ठीक है, अनेक किसान आंदोलन भी हुए, राष्ट्रीय आंदोलन को ग्रामीण समर्थन भी मिला। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय कृषि व्यवस्था को कमजोर किया तथा ग्रामीण समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को भी बढ़ावा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थायी बंदोबस्ती, रियातवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था में तुलना करो, अंतर बताओ, ये क्या क्या है, क्या क्या चीज है। ठीक है, तो हम आधार देख लेते हैं कि किस किस आधार पे है। जो ये तीनों के मैंने लिख दिए है। स्थायी बंदोबस्त के जो बनाने वाले जो थे वो व्यवस्था कॉर्नवालिस ने बनाया था और रैयतवाड़ी में मुनरो ने मुनरो ने बनाई थी। ठीक है, महालवाड़ी में मैगजी ने बनाई थी। अब ये स्थायी बंदोबस्ती 1793 में बनी, रैयतवाड़ी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में और मल्हारवाड़ी 1822 में। ठीक है, स्थायी बंदोबस्ती बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बनी, बट रियातवाड़ी मद्रास, बॉम्बे में और मल्हारवाड़ी उत्तर उत्तर भारत में, लाइक उत्तर प्रदेश और पंजाब जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि स्थायी बंदोबस्ती जमींदारों पे की। ठीक है, कर देने के लिए, कर किससे लिया जाएगा, जमींदार से लिया जाएगा। ठीक है, रैयतवाड़ी में किसान से लिया जाएगा, मल्हारवाड़ी में पूरे गांव से ही लिया जाएगा। ठीक है, एक पूरा गांव ही जिम्मेदार होता था कर देने के लिए। ठीक है, अब भूमि का स्वामी कौन होता था इसमें, जो बंदोबस्त है स्थायी बंदोबस्त में जमींदार होता था और रैयतवाड़ी में किसान होता था और मल्हारवाड़ी में सामूहिक गांव होता था पूरा। ठीक है, स्थायी बंदोबस्ती में कर व्यवस्था स्थायी थी। ठीक है, रियातवाड़ी में समय समय पर संशोधित कि समय समय पर कर बढ़ भी सकता है या जो भी है नियम लागू होंगे, और इसमें भी यही चीज थी। निष्कर्ष ये है कि तीनों व्यवस्था का उद्देश्य अधिक राजस्व प्राप्त करना था। ठीक है, परंतु इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव भारतीय किसानों पर पड़ा कि किसान कर्जे में आ गए, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और खाने के ही बहुत क्या कहूँ मैं, बहुत ज्यादा ही खराब स्थिति हो गई थी भारतीय किसान की। ठीक है, तो ये इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों। बाय।